कोरोना से बीमारी से निपटने के लिए वैक्सीन को तैयार किया और आज आप अनुभव करेंगे 200 करोड़ लोगों के बीच में वैक्सीन का टीकाकरण हुआ और दुनिया के 100 देशों से ज्यादा हम लोगों ने कुछ जो ऐसे देश थे जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर थे उनको वैसे सहायता की और नहीं तो उनको हमने वहां पर वैक्सीन को निर्यात किया। उसके कारण से दुनिया में भारत का भरोसा और भारत का विश्वास, इसके साथ साथ में 80 करोड़ जो परिवार हैं वो इस कोरोना जैसी समस्याओं से के कारण से उनके परिवार में किसी प्रकार से भूख के कारण से कोई समस्या पैदा ना हो। आपने देखा होगा कि 80 करोड़ परिवारों तक व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्था टूट जाती है। उसके कारण से वो कहां जाए, किस प्रकार से इलाज कराए, उसके सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। इन 9 वर्षों में इस देश के अंदर अनेक मेडिकल कॉलेजों का निर्माण के साथ साथ में और एम्स जैसी बहुत सुव्यवस्थित व्यवस्था और व्यवस्था के साथ में केंद्र की सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आयुष्मान भारत, उसके माध्यम से 5 लाख रुपए तक का एक नया पैसा खर्च किए बिना अगर कोई किसी के परिवार में आर्थिक दृष्टि से कमजोर बीमार हो जाए, उसका सरकारी इलाज करवाए, उसके माध्यम से इलाज हो, यह संपूर्ण व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम इन 9 वर्षों में हुआ है और 50 करोड़ से ज्यादा इसका लाभ उन परिवारों को मिला है जिनको आयुष्मान भारत का कार्ड के माध्यम से उनका इलाज हुआ। लेकिन इसके प्रकार से केंद्र की सरकार के माध्यम से पूरा नॉर्थ ईस्ट में यानी पूरे देश में रेलवे का किस प्रकार से जाल को बढ़ाया जाए, हर जगह रेलवे के माध्यम से हमारी पहुंच हो जाए। इसके साथ साथ में आपने देखा होगा कि 70 सालों में जितने एयरपोर्ट देश में बड़े नहीं थे, उससे कई गुना यानी 2 गुना से ज्यादा एयरपोर्ट इस 9 सालों में बनकर तैयार हुए हैं और मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ से भी एयरपोर्ट से उड़ान का आवागमन हो जाएगा और भरोसा के साथ में इसको हम कह सकते हैं कि कुछ समय के बाद यहाँ से भी एयरपोर्ट हमारा बनकर तैयार होगा, यहाँ से आवागमन पूरे देश का कर सकेंगे। कुछ समय के बाद तो इंटरनेशनल वाला भी पक्ष ऐसा है कि सिलचर में उस प्रकार की योजना चल रही है, बाकी जगह चल रही है, तो यहाँ भी हमारा जिस प्रकार मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री बार बार आकर इनकी चिंता करते हैं, तो इसके कारण से उसमें होगा। अभी आपने अनुभव किया होगा कि सरकार किस प्रकार से काम करती है। पहले सरकार काम करती थी कि इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू के साथ में फिर जो ना दूसरी चीजें होती, तीसरी होती थी, परंतु आज नौकरियों में भी पारदर्शिता है। अभी आपने उस हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी 1 लाख से के आसपास जो है ना हमारे उन मित्रों को, हमारे उसमें लड़कियां हैं और हमारे जो नौजवान साथी है, बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, उनको एक साथ प्रमाणिकता के साथ में पारदर्शिता के आधार पर सरकारी नौकरियों में उनको और सरकारी नौकरी के साथ साथ में व्यवसाय के तरीके से लोगों को रोजगार का साधन जुट जाए। इसके साथ में आपने अनुभव किया होगा कि अभी हमारे मुख्यमंत्री जी बोल कर गए कि 10,000 से लेकर 50,000 तक का बैंकों का जो लोग कुछ काम करना चाहते हैं उनकी सुविधा के अनुसार उनको बैंक का लोन, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री ऋण योजना में भी इसी प्रकार की हमारे गरीबी रेखा से जो आर्थिक दृष्टि जो कमजोर हमारे परिवार हैं वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए और बैंक उनके साथ में सीधा लेन देन करे। और जिस समय बैंक की जब बात आती थी तो शुरू में जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर ऐसे व्यक्ति का खाता खुलना चाहिए जिसका अब तक बैंक में कभी आवागमन नहीं हुआ। 44 करोड़ से ज्यादा उसमें खाते खोले गए, तो विरोधियों ने कहा कि खाते तो खुल के उसके बाद क्या होगा, परंतु आपने अनुभव किया होगा कि किसान निधि का पैसा उनके पास में आज बिना बिचौलिए के पास में सीधा उनके खाते में जाता है।
पेंशन का पैसा उनके साथ में जाता है। उज्ज्वला योजना का जो हमारा जो गैस का कनेक्शन दिया गया है उसकी सब्सिडी का पैसा उनके पास में जाता है। जो प्रधानमंत्री की योजना के तहत जो शौचालय बनाए जा रहे हैं उनका पैसा उनके, यानी कुल मिलाकर जो है जो सरकार के जो कदम उठे, प्रधानमंत्री जी की जो दूरदृष्टता है उसमें से बिचौलियों का किसी प्रकार से जो आतंक रहता था उसको साफ सुथरी सीधी नीति के आधार के ऊपर उनके खातों में उनकी जो प्रॉब्लम है। देखिए, आप केवल अगर एक पक्ष के बारे में विचार करेंगे, आपको इस कोरोना के कारण से पूरे दुनिया का हम लोगों को अर्थव्यवस्था के बारे में विचार करना पड़ेगा कि दुनिया के देशों में जो अपने आप को विकासशील देश कहते थे, अमेरिका की स्थिति कैसी है, बाकी देशों की स्थिति कैसी है, उसका जब आकलन करेंगे तो भारत कहां पर खड़ा हुआ है। भारत अपनी चीजों को लेकर और जो महंगाई को उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ में रोका। इसके कारण से कुछ चीजों को हम लोगों को ये विचार करना पड़ेगा कि दुनिया के देशों के साथ साथ में उन देशों में महंगाई की किस गति से बढ़ी है और हम आकर वहां किस प्रकार से उस महंगाई को रोका है। एक आपने जनौषधि के बारे में जो बात कही है, देखिए क्या है कि धीरे धीरे करके इस योजना को वो अच्छी मजबूती के साथ में फलीभूत हो, बाकी सब चीजें हो। जिस बात को आपने संकेत किया है उसका एक कुछ ऐसा होता है, कुछ मेडिसिन जो महंगी होंगी, बहुत महंगी होंगी, वो जब मार्केट में आती है उसका थोड़ा कीमत आप लोगों को लगता है उस कीमत के आधार पर नहीं, परंतु अगर कुल मिलाकर देखेंगे कि ये एक ऐसा सरकार का पक्ष है जो सामान्य जीवन में जीने वाला व्यक्ति उस तक आसानी से पहुंच कर पाए। और आपने बात कही है, फिर भी अगर इसमें से कुछ चीजें होंगी तो उसकी चर्चा भी कर लेंगे, परंतु जहाँ तक महंगाई का और बाकी चीजों का है तो आपको आंकलन करना है तो दुनिया का करिए, उसके आंकलन के हिसाब किताब से भारत की स्थिति कैसी है तो एकदम आपको ध्यान में आएगा कि भारत कितने मजबूती के साथ उस महंगाई को रोकेंगे। और मैं अगर केवल एक ही पक्ष को देखें कि सरकारी नौकरियों में कितने लोग गए, एक पक्ष ही है। अगर पूरे देश में देखेंगे कि लोगों ने अपने रोजगार के माध्यम से अपने पैरों पर लोग कितने खड़े हुए और उस रोजगार के कारण से उन लोगों ने कितने लोगों को अपने परिवार के साथ में आर्थिक दृष्टि से काम करने के लिए अपने यहाँ पर रखा है, इनका सबका अगर आप आंकलन करेंगे तो उसमें से आपको और मुझे ये ध्यान में आएगा कि प्रधानमंत्री ऋण योजना के माध्यम से कितने ही परिवारों में, मैं कल परसों सिलचर में तो मुझे दो लोग ऐसे मिले जो प्रधानमंत्री ऋण योजना के माध्यम से जिनको उन्होंने, एक ने हार्डवेयर का काम किया हुआ था, एक ने फैक्ट्री लगाई। उन्होंने कहा कि हमने जो है ना 12 लोगों को, 15 लोगों को काम दिया है। अब अगर इनको सबको हम एक उसमें लेकर आएंगे, रोजगार के पक्ष में लेकर आएंगे, और एक है कि भाई 1 लाख लोगों को, जैसे मान लिया 1 लाख लोगों को यहाँ सरकारी नौकरी मिली है, तो दोनों पक्षों को आपको जोड़ना पड़ेगा। अब मेडिकली आप देखिए ना, मेडिकली को जो मेडिकली चीजें हैं उनको अगर आप देखेंगे तो कितने मेडिकल कॉलेज थे पहले और कितने बच्चे पढ़ते थे, कितने का एडमिशन होता था। अब सांसद साहब यहाँ बैठे, वो ज्यादा बारीकी से बता सकते हैं। अब 880 नए सीटों को बढ़ाकर नए हमारे डॉक्टर्स जो है ना लोगों का आगे चलकर इलाज कर पाए। अब ये कहीं ना कहीं जब पढ़ाई पूरी करने के बाद जाएंगे तो रोजगार के साधन के साथ तो जाएंगे ना, तो ये केवल एक ही पक्ष ना सोचेंगे, उस पक्ष को जो है ना अगर मतलब बड़े उसमें हिस्से में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि 9 वर्षों में रोजगार के साधन भी, और 3 साल तक कोरोना जैसी समस्याओं से देश और दुनिया जूझती रही है, उसके बाद भी। अब आप एक बताइए, आप, मैं थोड़ा ये कोई लंबा विषय नहीं कहना, अब नल जल योजना है। अब जल नल योजना है तो एक आदमी तो करता नहीं, पूरे देश में हजारों लोग लगे होंगे, कोई उसकी हम लोग वहां में चर्चा करेगा और आप लोग को मिलेगा। ये आज मौसम पूरा हो गया, लेकिन आज तक पार्लियामेंट असेंबली में ना पार्लियामेंट में आज तक चर्चा नहीं हुआ। इसके बारे में आप क्या कहना है? नहीं, मेरा ये कहना है कि आपने जिनका नाम लिया हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है
और आज रक्षा मंत्री हैं। आपने जो बात कही है तो मुझे ध्यान में आ गई, उनसे एक बार बात करके क्या विषय है तो सुना। मेरा एक सवाल है कि कार्बी आंगलॉन्ग में एक समय बहुत एक संतराफली चलता था और अभी सबके साथ केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, उन लोगों बीच में बातचीत भी हो चुकी है और एमओएस भी हो चुके हैं। ये एमओएस कब इम्प्लीमेंट होंगे? नमस्कार সকলোকে। এতিয়া 70 বছৰলৈকে কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা নাই, তাৰমানে নেতৃত্বৰ অভাৱত বুলি মই কওঁ। কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী 2014 পৰা আজিলৈকে যিটো 9 বছৰ ভৰি দিলে, গতিকে ইয়াত আমি চাব লাগিব আমাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা তেতিয়া কি আছিল আৰু আজি কি, এই কথা আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব। যিকোনো ৰাষ্ট্ৰ যদি অৰ্থনৈতিক অৱস্থাত যদি শক্তিশালী নহয়, সেই ৰাষ্ট্ৰ শক্তিশালী হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আজি গোটেই বিশ্বত গম পালে যে ইট ইজ এ ব্ৰাইট ষ্টাৰ্ট, যিটো ভাৰতৰ যিটো ইকনমিক গ্ৰোথ আৰু ভাৰতৰ জিডিপি 7.2% যে গ্ৰোথ, ইট ইজ এ সাৰপ্ৰাইজিং এভৰিবডি। গোটেই বিশ্বত এইটো সাৰপ্ৰাইজ কৰিলে। আজিৰ দিনত ফাইনেন্সিয়েল 2023 আমাৰ জিডিপি গ্ৰোথ হৈছে 7.2। ঠিক তেনেকৈ এট প্ৰেজেন্ট আমাৰ ইকনমিক পজিশন গোটেই বছৰ $3.3 ট্ৰিলিয়ন। গতিকে আমি অৰ্থনৈতিক দিশৰ পৰা চাব লাগিব। গতিকে মই ভাবো যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যিটো নেতৃত্ব দিছে, যে সেলফ ৰিলায়েন্স আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত দেশলৈ আমি গৈ আছো। আৰু ইয়াৰ লগতে চাব লাগিব যিটো মানে ৰিজনেলৰ বহুতো ৰাজনৈতিক সমস্যা, যিটো আমাৰ ৰহান ডাঙৰীয়া ক'লে, আমাৰ এনি ডাঙৰীয়া ক'লে যে অট'নমাছ ষ্টেট বিষয়ে আপোনালোকে কি চিন্তা কৰে। গতিকে এই বিষয়ত মই সাংসদ হিচাপে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ হৈ কেণ্ডিডেট হৈ মোক যিহেতু ভাৰত কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমাচা ৰাজ্যে মোক ভোটিছে, গতিকে এই বিষয়ে মই পাৰ্লিয়ামেণ্টত উত্থাপন কৰিছো। আৰু এতিয়ালৈকে লাষ্ট সেশনলৈকে মই এই বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিল মই ব্যৱস্থা মানে এইটো তৈয়াৰ কৰা হৈছে। মই এই প্ৰস্তাৱটো দিম আৰু এইটো আমাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ। এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইয়াক কোনো ক'বলগীয়া নাই, যিহেতু ৰাজ্যিক সমিতি ফালৰ পৰা এদিন আমি গুৱাহাটীত বহি, তেতিয়া আমাৰ বৰ্তমান সন্মানীয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস তেখেত আছিলে সভাপতি অসম প্ৰদেশৰ। গতিকে তেখেতৰ লগত গোটেই দিন আলোচনা কৰি যে পাৰ্টি ফালৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ফালৰ ইয়াত কোনো ধৰাই নাই বুলি তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি দিয়া হয়। গতিকে আমাৰ এই যিটো ৰাজনৈতিক দাবী, এইটো আমি দাবী কৰি থাকিম আৰু আমাৰ বিশ্বাস আছে যে আৰ্টিকল 244 যিহেতু ভাৰতৰ ভিতৰত আছে, এইটো এদিন নহয় এদিন পাব, আমাৰ বিশ্বাস আছে। আৰু বিশেষকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ওপৰত যিহেতু মোদী হেতু মুমকিন হে বুলি কয়। এতিয়া চাওক আপোনালোকে ভাৰতৰ সংবিধানত সিন্স স্বাধীন পোৱাৰ পিছত যে আৰ্টিকল 370 কথা দিব যে যোৱা 70 বছৰে কোনো এটা চৰকাৰ, কোনো এজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ে হাতত ল'বলৈ কোনে সাহস কৰা নাছিল। কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী 2014 পৰা যেতিয়া দেশখন যে চম্ভালিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু 2019 দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল, তেতিয়া আৰ্টিকল 370 যে কাশ্মীৰ, জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা হাতাই দিয়া হ'ল, 35 হাতাই দিয়া হ'ল। গতিকে এতিয়া আহি পৰিৱৰ্তনটো চাওক যে আজি জম্মু কাশ্মীৰৰ তাত ইকনমিক গ্ৰোথ হৈছে 14.64%। আৰু চাওক এই আৰ্টিকল 370 শেষ হোৱাৰ পিছত তাত টুৰিষ্ট ফুটফল কিমান, এতিয়া 1.88 crore। গতিকে চাওক তাত মানে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ তাৰমানে শান্তি ঘূৰি আহিছে। তাত শান্তি ঘূৰি অহাৰ কাৰণে এতিয়া G20 নিচিনা সামিট জম্মু কাশ্মীৰত হ'ব পাৰিছে। গতিকে ইয়াততো সাফল্য কিবা থাকিব পাৰে নাই। কোনেওতো ভবা নাছিলে জম্মু কাশ্মীৰত সময়ত জম্মু কাশ্মীৰটো দূৰৰ পৰা আৰু ভাৰতৰ কেপিটেল দিল্লীটোতো সুৰক্ষিত নহয়। মানুহে ক'ৰবাত যদি বাছ ষ্টেণ্ডে হওক বা এনি পাব্লিক প্লেচ কিবা যদি মালিক নথকা না বস্তু যদি ক'ৰবাত পৰি থাকে, ইট মে বি বম, এইটো বম হ'ব পাৰে, চুব নালাগে বুলি কয়। কিন্তু সেই পৰিস্থিতিটো আজি নাই। গতিকে এইবোৰে আমি চাব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ MOS যিটো চাইন কৰা হৈ গ'ল, এইটো বিশেষকৈ আমাৰ এইটো এটা 6 শিডিউল বিষয়। গতিকে যে এইটো MOS টো যিটো চাইন কৰা হ'ল, এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ক্লজ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কিছুমান ৰাজ্যৰ লগত জড়িত হৈছে। যেনেকৈ লেণ্ড যিটো কিবাটো অথৰিটি আমাৰ
মেঘালয়ত আছে তাত কাউন্সিল আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত অমিল হৈ আছে গতিকে 6 শিডিউল যদি কিবা এটা বিল যদি লৈ আনে তেনেহ'লে অকল কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ কাৰণে নহয় গোটেই য'ত য'ত 6 শিডিউল আছে গোটেই মানে এই বস্তুটো প্ৰভাৱ পৰিব গতিকে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে আৰু মই আশা কৰিছোঁ অতি সোনকালে MOS যিটো চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছে ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব থেংক ইউ ধন্যবাদ उन्होंने जो मेरा सवाल आपसे था और नहीं मैं बोल चुका हूँ कि जो मैंने उनको बताया वो सेम मेरी बात सवाल इनकी नहीं हमारा है सब एक ही है। डाल का है जो भी मैं बोल रहा है ये भारतीय जनता आपने पार्टी का है। आपने आपने जो कहा है और जो उनको मैंने कहा है मैं उस पर स्टैंड करता हूँ बात को जो विषय है उस विषय पर जो उन्होंने कहा है वो इट्स ए कलेक्टिव ঠিক আছে ধন্যবাদ সকলো